Hello students, welcome to our Don Bosco School online classes. Myself Sanjeev Kumar Patil. Today we are going to start first chapter of class 9 biology. Basically first chapter है क्या? That is the cell which is called fundamental unit of life. आप अर्थ देख रहे हो, अर्थ पे क्या डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं, और वही लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वही क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट करके जो हमारा अर्थ है उसको फॉर्म कर रहे हैं और उसे क्या बना रहे हैं, ब्यूटीफुल वर्ल्ड बना रहे हैं। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अर्थ पे क्या है, डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब आप ये सोच रहे होंगे सर सेल पढ़ा रहे हो तो ये क्या चीज है, तो ये इसलिए मैं इंट्रो दे रहा हूँ कि अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक स्मॉलेस्ट यूनिट से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? एक स्मॉलेस्ट यूनिट से बने होते हैं, और उसी यूनिट को हम क्या कहते हैं? सेल कह रहे होते हैं। क्या कह रहे होते हैं? सेल। और उसी सेल के कारण उनकी बॉडी क्या होती है? फॉर्म होती है, और उनके बॉडी में जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो एक्टिविटी उसी सेल के कारण हो रही होती है। बात समझ में आई? हमने क्या कहा कि जो होल वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, जो डाइवर्सिटी एग्जिस्ट कर रही है पूरी की पूरी, उस पूरे डाइवर्सिटी में डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। कई लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेसिकली एक स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बने हुए हैं, दैट इज कॉल्ड अ सेल। क्या कह रहे हैं उसे? सेल कह रहे हैं। और यही सेल क्या करेगा? उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, और उनकी बॉडी के स्ट्रक्चर फॉर्म करने के साथ साथ उसकी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, चाहे वो डाइजेशन हुआ, चाहे वो रेस्पिरेशन हुआ, चाहे वो मतलब जितनी भी एक्टिविटी उसकी बॉडी में होगी, उन सभी एक्टिविटीज के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? सेल होता है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होती है? एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चलिए फटाफट चैप्टर का नेम डालते हैं। चैप्टर नेम क्या है? दैट इज सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए चूंकि स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, तो फर्स्ट चैप्टर नेम मेंशन करिए। चैप्टर नेम क्या है? दैट इज सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ life. That is the fundamental unit of life. ने क्या कहा? चैप्टर का नेम क्या है? सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कि जो सेल है ये एक्चुअल में क्या है? इट इज अ फंडामेंटल यूनिट, बेसिक यूनिट। अब अगर डेफिनेशन लिखनी हो कि एक्चुअल में सेल है क्या, तो डेफिनेशन क्या लिखोगे? देखो डेफिनेशन क्या लिखोगे कि व्हाट इज द सेल? डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी? इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसकी डेफिनेशन लिखो कि व्हाट इज द सेल? द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल unit of life. Cell is the basic structural and functional unit of life. कि सेल जो है that is the, यहाँ बेसिक आगे लिख लीजिए, that is the basic structural and functional unit of life. सेकेंड थिंग, हमने ये तो कह दिया कि ये क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट है। क्यों इसे बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं? इसलिए कहते हैं बिकॉज बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म consist of what? Consist of cell. Because body of all living organism consist of cell. क्योंकि जितने भी living organism होते हैं उनकी बॉडी किससे मिलकर बनी होती है? सेल से। अभी तो मैंने ऐसे स्टेटमेंट बोल दिया
कि क्यों स्ट्रक्चरल यूनिट कह रहे हैं, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सबकी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, सेल से मिलकर बनी हुई है, इसीलिए इसे क्या कह रहे हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। लेकिन इसका साइंटिफिक प्रूफ भी है, इसके ऊपर थ्योरी भी हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सेल थ्योरी, आगे हम डिफाइन करेंगे उसको, बट अभी इतना ही याद, ठीक। दूसरी चीज, एक एग्जांपल इस पे करते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे होम होता है, ठीक है ना, कोई भी एक होम है तो ये किससे फॉर्म होता है, जो होम होता है ये किससे फॉर्म होता है, ब्रिक से फॉर्म होता है। किससे फॉर्म हो रहा होता है, ब्रिक से। कोई भी अगर घर बन रहा है, ठीक है ना, कोई भी हाउस का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसकी बेसिक नेसेसरी यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट क्या होती है, बेसिक यूनिट उनकी ब्रिक ही होती है। ब्रिक को ही हम क्या करते हैं, प्रॉपर मैनर में अरेंज करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, वॉल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर वॉल का फॉर्मेशन होता है, फिर उससे क्या किया जाता है, फिर उसके ऊपर रूफ का फॉर्मेशन किया जाता है। तो जो एक हाउस का फॉर्मेशन किया जा रहा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ब्रिक है ना। अगर ब्रिक ना हो तो उस होम का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अगर ब्रिक ना हो तो उस होम का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो इस होम के केस में ब्रिक क्या हो गया, इट इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट। इसके केस में ये क्या हो गया, इट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट। ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया। बात समझ में आई। एज वेल एज वही बेसिकली सेल को, सॉरी, वही बेसिकली होम को क्या प्रोवाइड करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। कौन, ब्रिक ही तो प्रोवाइड करेगा। तो आप क्या कह सकते हो, ये उसको होम को फॉर्म कर रहा है इसलिए स्ट्रक्चरल यूनिट है, उसको प्रोटेक्शन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है इसलिए कौन सी यूनिट हो जाएगी, फंक्शनल यूनिट हो जाएगी। कौन सी यूनिट होगी, फंक्शनल यूनिट होगी। बात समझ आई, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक, नोट डाउन। अभी रुको, आगे और क्वेश्चन करें। अब ये तो हमने एग्जांपल लिया, ये नॉन लिविंग है भाई, लिविंग की बात नहीं कर रहे हैं। अब मान लो एक एग्जांपल ले लिया जाए, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी, होम की तरह जो ह्यूमन बॉडी है ये किससे मिलकर बनी होती है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर बनी होती है। और उस स्मॉलेस्ट यूनिट को आप क्या कहते हो, सेल कहते हो। और वो भी क्या है, ह्यूमन के लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के लिए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। बात समझ आई, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना। चलो, ये तो पूरा हमने समझ लिया कि भाई इसे स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्रिएट होती है कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फंक्शनल यूनिट। सर इसे फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, फंक्शनल यूनिट इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल जो होता है, all the activities of the body is occur inside the cell। जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं बॉडी की वो सेल के थ्रू ही होती है, सेल के इनसाइड होती है, इसीलिए उसे क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि all the activity of body या all the activity of living organism activity of living organism occur in cell। जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं that activities are occurring cell, उसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, that is called functional unit of life। क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं। इसे नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो ज्यादा होगा, बाद में नोट डाउन ज्यादा इजी होगा, बाद में नोट डाउन करना। इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। एक और एग्जांपल लेंगे कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रक्चरल यूनिट। कैसे, यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहे हैं। अभी तो बता दिया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, सेल से हो रहा है, बट एक्चुअल में ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे सेल से बन जाते हैं इस चीज को भी डिस्कस करेंगे। अब इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लिया, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलो कोई नहीं, स्क्रीनशॉट लिया, आगे प्रोसीड करते हैं। फटाफट मिटाओ इसको। देखो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, साथ साथ बने रहिएगा, ऐसा नहीं बीच में स्किप किया और चल रहे, ठीक है ना।
तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो ये जो सेल चैप्टर आप पढ़ रहे हो ना, अगर आप बायो स्ट्रीम लेते हो, अभी तो आप 9th में हो, अगर सपोज 11th में किसी को डॉक्टर वगैरह फ्यूचर बनना हो, तो अगर आप 11th में बायो स्ट्रीम लेते हो तो जो आप 11th में चैप्टर पढ़ोगे उसमें सेल बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। तो यही से बेटर करते चलो, ज्यादा बेटर होगा। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते, आगे प्रोसीड करते हैं। देखो सेल तो हो गया फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसमें अभी कह रहा था कि क्या डिस्कस करेंगे, ये डिस्कस करेंगे कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बन जा रही है, ऐसा क्या है, क्या क्या प्रोसीजर्स हो रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी फॉर्म हो जा रही है सेल से। कौन कौन से प्रोसीजर्स हो रहे हैं, क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, एक छोटी सी सेल है, स्मॉलेस्ट सेल से होल लिविंग ऑर्गेनिज्म, पूरा का पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जा रहा है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो सेल था आपका, देखो सपोज एग्जांपल यहां पे भी लेते हैं अपन। सपोज यहां पे आपने क्या ले रखा है, सेल ले रखा है। क्या ले रखा है, सेल। सेल अभी मैंने कहा कि सेल क्या है, it is a structural and functional unit of life। ये क्या है, that is the structural and functional unit of life। इसे क्या कहते हैं, structural and functional unit of life। अब बेसिकली जो सेल होता है ना, अभी ये सिंगल सेल है, देखो ये आप सिंगल सेल, ये सिंगल सेल। अगर ये सेल एग्रीगेट कर जाए, अगर क्या हो, सेल्स एग्रीगेट कर जाए, ये सिंगल सेल है, जब मोर देन वन सेल्स होगी, कई सेल्स आपस में एग्रीगेट कर जाएंगी, तो एग्रीगेट करने से क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल्स बनेंगे। क्या बनेंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स बनेंगे, और उस ग्रुप ऑफ सेल को आप क्या कहते हो, टिश्यू कहते हो। क्या कहते हो, टिश्यू। तो अब ये सेल्स क्या होंगी, ये सिंगल सेल है, अब कई सेल्स आपस में क्या होंगी, एग्रीगेट हो जाएंगी। ये कई सेल्स आपस में क्या हुई, एग्रीगेट हुई, और ये जो सेल्स एग्रीगेट होंगी ये क्या होंगी, दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन। दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड ओरिजिन। ये स्ट्रक्चर में, फंक्शन में, ओरिजिन में क्या होते हैं, सिमिलर। जितनी भी सेल्स होंगी टिश्यू को बनाने में, उन सभी का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उन सब की ओरिजिन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सबका फंक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी वो ग्रुप ऑफ सेल्स होंगी। तो ये आप देख रहे हो, एक कई सेल्स यहाँ पे एग्रीगेट हो रही हैं, इसे हम क्या कहते हैं, एग्रीगेशन ऑफ सेल। यहाँ पे क्या हुआ, एग्रीगेशन हुआ, यहाँ पे लिख लो क्लियर, कौन से प्रोसीजर हुआ, एग्रीगेशन हुआ, और एग्रीगेट हुई सेल्स, तो ये क्या बना, ग्रुप ऑफ सेल्स बना। क्या बना, ग्रुप ऑफ सेल का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ, ग्रुप ऑफ सेल का फॉर्मेशन हुआ, और इसी ग्रुप ऑफ सेल को आप क्या कहोगे, ये जो ग्रुप ऑफ सेल बना, इसी ग्रुप ऑफ सेल को आप क्या कहोगे, दैट इज कॉल्ड टिश्यू। इसे आप क्या कहोगे, टिश्यू कहोगे। ये जो ग्रुप ऑफ सेल बना, इसी को आप क्या कहोगे, टिश्यू। अब टिश्यू बन गया, जब टिश्यूज आपस में कंबाइन होते हैं, कई टिश्यूज कंबाइन होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। तब टिश्यू से किसका फॉर्मेशन होगा, ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, ऑर्गन का। सपोज कर लो, फॉर एग्जांपल लिख लो कि कौन कौन सा ऑर्गन बन गया यहाँ पे। मान लो यहाँ पे लीवर बना। क्या बना, लीवर। क्या, स्टार्टिंग से देखते हैं। मान लो यहाँ पे क्या बना, स्टमक बना। क्या बना, स्टमक बना, लीवर बना, पैंक्रियास फॉर्म हुआ, पैंक्रियास फॉर्म हुआ, इंटेस्टाइन फॉर्म हुआ, इंटेस्टाइन। ठीक है, ये सब फॉर्म हुआ। क्या क्या फॉर्म हुआ, स्टमक, लीवर, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन। तो अगर ध्यान से सोचोगे तो जो लीवर है, पैंक्रियास है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ये सब किससे रिलेट हो रहे हैं, डाइजेशन से रिलेट हो रहे हैं। किससे रिलेट हो रहे हैं, डाइजेशन से रिलेट हो रहे हैं। किस प्रोसेस में रिलेट होते हैं, किस सिस्टम में ये ऑर्गन्स वर्क करते हैं, दैट ऑर्गन्स आर वर्क इन अ डाइजेस्टिव सिस्टम। किसमें वर्क करते हैं,
डाइजेस्टिव सिस्टम में वर्क करते हैं। तो जब ऑर्गन बन जाता है तो कई ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं और वो ऑर्गन्स आपस में मिलके एक फंक्शन शो करते हैं और उस फंक्शन को करने के लिए जब कई ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होते हैं तो एक सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? सिस्टम का फॉर्मेशन होता है और उस सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। जब ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम बना रहे हैं तो सिस्टम को आप क्या कहोगे? ऑर्गन सिस्टम कहोगे। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा? ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन करेंगे? ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो ऑर्गन सिस्टम बना, ये ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन होंगे। ये जो ऑर्गन सिस्टम बना, ये ऑर्गन सिस्टम जो बना है अभी, बात समझ रहे? जो ऑर्गन सिस्टम बना है, जब कई ऑर्गन सिस्टम बन जाएंगे, मान लो ये ऑर्गन किसके लिए बने थे? डाइजेशन के। आप डाइजेशन में देखोगे तो लीवर होता है, पैंक्रियाज होता है, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है जो हेल्प करती है, ठीक है ना? और इसके साथ साथ स्टमक होता है। ये सब क्या है? ऐसे ऑर्गन्स हैं जो डाइजेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर देखें तो कौन सा सिस्टम बना होगा? इसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम बना होगा। कौन सा सिस्टम बना होगा? डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम बना होगा। इसी तरह सोचो कि ऑर्गन्स रेस्पिरेशन के लिए भी बनेंगे। ऑर्गन्स किसके लिए बनेंगे? रेस्पिरेशन के लिए बनेंगे। तो अगर ऑर्गन रेस्पिरेशन के लिए बन रहा है तो वो सिस्टम कौन सा होगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा। कौन सा सिस्टम होगा? रेस्पिरेटरी। तो यहाँ पे लिख लीजिए, अगर किसके लिए बने? रेस्पिरेशन के लिए, तो सिस्टम कौन सा होगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा। इसी तरह सोचो, अगर एक्सक्रीशन की प्रोसेस के लिए बने होंगे तो वो सिस्टम कौन सा होगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा। तो अगर एक्सक्रीशन की प्रोसेस के लिए बने होंगे तो सिस्टम कौन सा होगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा। कौन सा सिस्टम होगा? एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा। अगर रिप्रोडक्शन के लिए बने होंगे तो कौन सा सिस्टम होगा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। कौन सा सिस्टम होगा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। बात समझ में आ रही है? अगर सर्कुलेशन के लिए बने होंगे तो सिस्टम कौन सा होगा? सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। कौन सा सिस्टम होगा? सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस तरह क्या हुआ आप देख रहे हो, डाइजेस्टिव सिस्टम में बन गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम में बन गया, सर्कुलेटरी सिस्टम में बन गया, डाइजेस्टिव सिस्टम में बन गया। मतलब कि रेस्पिरेशन को करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम बना, डाइजेशन को करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम बना, सर्कुलेशन को करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम बन गया, ठीक है ना? और क्या है? एक्सक्रीशन को करने के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम बन गया, रिप्रोडक्शन को करने के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम बन गया। बना के नहीं बना सारा सिस्टम? बना ना? तो अब ये सिस्टम्स जब आपस में मिलके एक फंक्शन शो करेंगे, ये सारे सिस्टम जब डेवलप हो जाएंगे तो क्या होगा? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। तो अब जब ऑर्गन सिस्टम बन गया तो इस ऑर्गन सिस्टम से अब किसका फॉर्मेशन होता है? फाइनली अब किसका फॉर्मेशन होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म। फाइनली किसका फॉर्मेशन होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म। कोई डाउट यहाँ तक भाई किसी को? अरे यार अच्छे से तो है, कोई डाउट यार? देखो कहा क्या ना, कुछ एक बार फिर से देखो, हमने कहा सेल्स है, ये सेल एग्रीगेट करेंगी, सेल के एग्रीगेट करने से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा। जब ऑर्गन सिस्टम सारे बन जाएंगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिज्म सब जानते हो ना? लिविंग ऑर्गेनिज्म वो होते हैं, अगर ना जानते हो तो यहाँ पे लिख लो, कुछ प्रॉपर्टीज होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर वो प्रॉपर्टी किसी के अंदर है तो फाइनली वो ऑर्गेनिज्म कौन सा ऑर्गेनिज्म है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर वो प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा ऑर्गेनिज्म तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग है। बात समझ में? तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की? यहाँ पे लिख लीजिए साइड में, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? पहली प्रॉपर्टी होती है ग्रोथ, दूसरी प्रॉपर्टी होती है रिप्रोडक्शन, तीसरी प्रॉपर्टी होती है मेटाबॉलिज्म, चौथी प्रॉपर्टी होती है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज। एक और होता है कॉन्शियसनेस, यहाँ पे लिख लीजिए कॉन्शियसनेस। ये ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? आप आगे डिटेल पढ़ोगे इसको 11th में जाके, ठीक है ना? बट बता दिया, कोई डाउट ना हो कि ये प्रॉपर्टी अगर कोई ऑर्गेनिज्म शो कर रहा है, ये वाली जो बॉक्स में कर रखा है, अगर ये प्रॉपर्टी कोई ऑर्गेनिज्म शो कर रहा है
तो वो ऑर्गेनिज्म कैसा ऑर्गेनिज्म होगा? क्लियर है कि वो कैसा ऑर्गेनिज्म होगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, जिसके अंदर क्या हो? ग्रोथ हो, और क्या हो? रिप्रोडक्शन हो, और क्या हो? मेटाबॉलिज्म हो, और क्या हो? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो, और क्या हो? कॉन्सियसनेस हो। ग्रोथ जान रहे हो? बॉडी में ग्रोथ होने का मतलब क्या? नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगी, बॉडी की साइज इंक्रीज होगी, बॉडी का वेट इंक्रीज होगा, मास इंक्रीज होगा, वो ग्रोथ है। रिप्रोडक्शन मतलब क्या? वो प्रोसेस जिस प्रोसेस में कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ही ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर देगा, उसे क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन। मेटाबॉलिज्म हो सकता है टर्म ना मालूम हो तो सुन लो क्लियर स्टेटमेंट। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? द प्रोसेस, या कह सकते हो द टोटल सम ऑफ केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी। फिर से एक बात सुना, द टोटल सम ऑफ केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी के अंदर जो टोटल केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। दूसरा है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। वही तो पढ़ रहे हो भाई, बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से। इसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट टर्म ऊपर लिखा हो कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस क्या होता है? आपके सराउंडिंग, इस समय समर सीजन चल रहा है तो आपके सराउंडिंग टेंपरेचर बढ़ रहा है या टेंपरेचर डिक्रीज हो रहा है, आपको फील होता है नहीं होता है? सेंस होता है नहीं होता है? होता है ना, उसी को कॉन्सियसनेस कहते हैं। अगर आपने बाई चांस अपने हैंड को टच कर दिया पैन से, और पैन क्या है? हॉट है, तो आपके हैंड पे फील होगा कि नहीं होगा कि आपका हैंड बर्न हो रहा है? ठीक है, तो ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेंस करने की कैपेबिलिटी होती है उसी को हम क्या कहते हैं? कॉन्सियसनेस कहते हैं। और ये प्रॉपर्टी जो शो करेगा वो कैसा ऑर्गेनिज्म है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। बात समझ आई? कोई डाउट यहां तक? इसको नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना? नोट डाउन बाद में करना, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे प्रोसीड करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। स्क्रीनशॉट नहीं लिया, चलो। आई होप अब तो सबको समझ में आ गया होगा कि क्यों सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। समझ में आया सबको कि क्यों सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं? चलो कोई नहीं, समझ में आ गया ना? चलो आगे प्रोसीड करते हैं। देखो अभी तक तो ये सब था कि हाँ भाई कैसे हो रहा है, कैसे स्ट्रक्चरल यूनिट, अभी तो बस इतना एक लाइन समझे। अभी तक केवल एक लाइन समझा कि क्या सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। केवल हमने अभी तक ये समझा हाउ, कैसे सेल एक स्ट्रक्चरल यूनिट है और एक फंक्शनल यूनिट है। अब आगे प्रोसीड करते हैं कि अगर हम सेल की स्टडी करें, किसकी स्टडी करें? हम सेल की स्टडी करें, सेल की स्टडी करें या उनके स्ट्रक्चर की स्टडी करें तो उसे हम कहते क्या? बात समझ में आ रही है? तो चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं साइटोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी। तो नेक्स्ट फटाफट रीडिंग डाल लो, साइटोलॉजी। नेक्स्ट रीडिंग डाल लो साइटोलॉजी, साइटोलॉजी, और दूसरी हेडिंग डाल लो सेल बायोलॉजी। अब आपको लग रहा होगा सर इन दोनों में तो कुछ ना कुछ सेम है, लग रहा है सर कि सर दोनों तो लगभग सेम ही टर्म लग रहा है और सेल में बता रहा है, मतलब कि दोनों में सेल ही डिस्कस कर रहे होंगे। हाँ कर रहे हो। एक चीज याद रखना, बहुत माइनर डिफरेंस है। बहुत लोगों को इसके बारे में क्या होता है, डाउट होता है कि कब सेल बायोलॉजी यूज करेंगे अपन और कब साइटोलॉजी यूज करेंगे, ठीक है ना? तो इस चीज को याद रखो। देखो साइटोलॉजी को सेल बायोलॉजी में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले तो आते हैं साइटोलॉजी। नेम देख रहे हो, यहाँ टर्म देखो तो साइटोलॉजी में दो वर्ड आपको दिख रहा होगा। पहला वर्ड है दैट इज साइटो, पहला वर्ड क्या है? दैट इज साइटो। और दूसरा वर्ड क्या है? दैट इज लॉजी। दूसरा वर्ड क्या है? दैट इज लॉजी। दो वर्ड है साइटो प्लस लॉजी। बात समझ में आई? साइटो वर्ड का मतलब क्या होता है? साइटो वर्ड का मीन होता है सेल। तो साइटो मतलब क्या हो गया? साइटो वर्ड मतलब हो गया सेल। साइटो मींस क्या हुआ? सेल। और लॉजी मींस क्या होता है? टू स्टडी और टू नो, टू स्टडी और टू नो। तो आप बताओ, अब आपको नेम से तो बता दिया, साइटो मतलब हो गया सेल, लॉजी मतलब हो गया टू स्टडी। तो आप फाइनली क्या कहोगे? क्या कहोगे फाइनली? फाइनली ये कहोगे कि स्टडी ऑफ सेल, क्या कहोगे? स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज अ साइटोलॉजी। तो डेफिनेशन लिख लीजिए इसका, क्लियर डेफिनेशन कि साइटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ
cell is called as cytology। अगर हम केवल सेल की स्टडी कर रहे हैं, ना तो उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं अपन, ना तो उसके फंक्शन की बात कर रहे हैं, केवल सेल की स्टडी कर रहे हैं, तो उसे आप मतलब सेल की मतलब क्या, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है, यूकैरियोटिक ऐसे स्टडी कर रहे हैं, तो उसे आप क्या कहोगे, साइटोलॉजी कहोगे। और सेल बायोलॉजी क्या कहोगे, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अगर सेल के स्ट्रक्चर के और सेल की फंक्शन की स्टडी की जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अगर सेल की स्ट्रक्चर की और सेल की फंक्शन की स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी। कोई डाउट यहाँ तक, बहुत माइनर डिफरेंस था साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी, कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको नोट डाउन कर ले, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले आपने, समझ में आया क्या? चलो आगे प्रोसीड करते हैं। क्लियर तो हो ही गया होगा कि क्या डिफरेंस है साइटो में। साइटोलॉजी में देखो केवल